प्रिय बच्चों, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग हर घर पाठशाला में आज आपका पुनः स्वागत है। कक्षा 11 विषय हिंदी, गद्याखंड अंतरा भाग 1 पाठ 7 का जो हमारा आज का पाठ है, कहानी है नए की जन्म कुंडली 1, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रस्तुति एवं संकलन शंकरदेव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, लोहारघाट, जिला सोलन। आपके सामने इस विषय को लेकर प्रस्तुत हूं। बच्चों, इस पाठ का सार समझने से पहले हमें थोड़ा इसके बारे में, लेखक के बारे में जानना जरूरी है। इनका परिचय संक्षिप्त रूप में हम जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को शिवपुरी, जिला मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम माधवराव और माता का नाम पार्वतीबाई था। पिता थानेदार रहकर उज्जैन में इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए। पूजा पाठ के प्रति आस्तिक विचार, निर्भीक, न्यायनिष्ठ और घोर रिश्वत विरोधी होने के कारण जब रिटायर हुए तब खाली हाथ थे। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। 1938 में बीए पास करने के पश्चात आप उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापक हो गए। आपने अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया और अर्थ संकट भी भोगा। 1954 में एमए करने के पश्चात राजनांद गांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। मुक्तिबोध का विवाह माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध हुआ था, किंतु पत्नी के साथ उनका वैचारिक अनुकूलता नहीं हो पाई। पत्नी को मुक्तिबोध के काव्य व्यक्तित्व की अपेक्षा संपन्नता और सुविधापूर्ण जीवन में अधिक रुचि थी। लाड प्यार से पले मुक्तिबोध का शेष जीवन अभाव, संघर्ष और विपन्नता में कटा। मुक्तिबोध अत्यंत अध्ययनशील थे। आर्थिक संकट कभी भी उनकी अध्ययनशीलता में बाधा नहीं बन पाया। राजनांद गांव उनका अध्यापन क्षेत्र ही नहीं, अध्ययन क्षेत्र भी था। यहाँ रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच तथा रूसी उपन्यासों के साथ जासूसी उपन्यासों, वैज्ञानिक उपन्यासों, विभिन्न देशों के इतिहास और विज्ञान विषयक साहित्य का गहन अध्ययन किया। इसके अध्ययन के फलस्वरूप 1962 में उनकी अंतिम रचना भारत इतिहास और संस्कृति प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशित होते ही तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार उनसे चौकन्नी हो गई। इसने मुक्तिबोध को भीतर तक चोट पहुंचाई और इससे उनके हृदय पर ऐसी गहरी चोट पहुंची कि अकस्मात 17 फरवरी 1964 को पक्षाघात ने इन्हें धर दबोचा, जो इनकी मृत्यु का कारण बना। तो बच्चों, ये कुछ लेखक का संक्षिप्त जो परिचय यहाँ पर था। अब हम चलते हैं आगे, पाठ का जो सार है इसके बारे में जानते हैं कि ये कहानी वास्तव में क्या है। एक साहित्यिक डायरी में मुक्तिबोध ने साहित्य की अनेक समस्याओं पर विचार किया। नया या आधुनिक क्या है और भारतीय समाज ने इसे किस प्रकार वैचारिक और व्यावहारिक स्तर पर ग्रहण किया है, इस विषय पर विचार प्रस्तुत लेख में किया गया है। इस संस्मरणात्मक रूप देकर रोचक बनाया गया है। लेखक अपने मित्र के व्यक्तित्व को आधार बनाकर आधुनिकता विषयक चर्चा करता है। लेखक और उसके बचपन का मित्र एक दूसरे से भिन्न रुचियां रखते हुए भी गहरे स्नेह सूत्रों में बंधे हैं। बचपन में लेखक अपने मित्र की विचारशीलता, आदर्शवादिता और वैचारिक प्रतिबद्धता का
बहुत आदर करता था और मानता था कि वह जीवन में बहुत आगे जाएगा। फिर उसका मित्र उससे बिछुड़कर कहीं दूर चला गया। उसे पता चला कि उसका मित्र राजनीति में चला गया है, तो लेखक ने अपने मित्र के परिवार वालों से कहा कि उसके मित्र ने परिवार के लिए अच्छा नहीं किया। अपनी जिम्मेदारियों से उसे ऐसे भागना नहीं चाहिए था। 12 वर्ष पश्चात दोनों मित्र एक बार फिर मिले। अब तक लेखक जीवन में काफी आगे बढ़ चुका था। उसे समाज में धन, मान, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि वह अपने मित्र से कम समझदार नहीं है। उसे मित्र की वैचारिकता उसके परिवार की विकट परिस्थितियों का परिणाम थी, न कि उसके मौलिक चिंतन की चिंता थी। लेखक मानता है कि उसका मित्र गणित की तरह स्पष्ट और निश्चित सोच रखता है और काव्यात्मक भावुकता उसे छू भी नहीं सकती। तो आगे चलते हैं इसी क्रम में। अपने आदर्शों या विचारों को मान्यता दिलाने के लिए वे अपना और अपनों का बलिदान कर सकता था। इसी दृष्टि से वह अत्यंत कठोर एवं अव्यवहारिक था। परिवार को उसने शायद इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता था, और परिवार में रहने का अर्थ है समझौते करना। अपने भीतर की तीव्र भावनाओं और विचारों के अनुसार वह कार्य करता था। लेखक इसके विपरीत सदगृहस्थ की तरह जीवन जीता है और समझौते करके जीवन में आगे बढ़ता गया। समझौते न करने के कारण मित्र सदा ही अपने पक्ष को ठीक सिद्ध करता रहा, परंतु ऐसा करते समय लोगों की नजरों में उसका जीवन और व्यक्तित्व और संतुलित और टेढ़ा मेढ़ा हो गया, असंतुलित और टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेखक के अनुसार उसका मित्र असामान्य या असाधारण था, जबकि वह अपने को सामान्य मानता था। असामान्य वह जो अपने भीतर उठने वाले क्रांतिकारी भावों और विचारों के अनुसार जीने का साहस रखता है। लेखक सामान्य था क्योंकि वह जो कुछ भी करता था वह दूसरों को खुश करने के लिए करता था, जबकि उसके मित्र को काम करते समय दूसरों की अपेक्षा अपनी मान्यताओं को ज्यादा ध्यान रहता था। किन्हीं कमजोर क्षणों में लेखक के मित्र ने कहा था कि वह जीवन में छोटी छोटी सफलताएं चाहता था, परंतु उसका सारा जीवन असफलता का प्रतीक बन गया। उसकी जिंदगी भूल का नक्शा बनकर रह गई थी। लेखक सोचता है कि मित्र के पास जिंदगी का नक्शा तो था, चाहे वह उसे पार नहीं कर सका, परंतु स्वयं उसके पास तो नक्शा भी नहीं था। लेखक को कई बार लगता था कि वह अपने भीतर की विराटता को, आदर्शवादिता को, पारिवारिक मजबूरियां या सामाजिक दबावों के दबाव में अपनी ही नजरों में गिर रहा था। लेखक अपने मित्र की सिद्धांतवादिता का सम्मान करता है और जानता है कि उसने अपने विचारों की कीमत चुकाई है, उसके लिए कष्ट सहे हैं, संघर्ष किया है। वह उससे पूछता है कि गत 20 वर्षों में देश में सबसे बड़ी घटना क्या घटी, तो वह कहता है कि सबसे बड़ी घटना है संयुक्त परिवार का टूटना। लेखक के मित्र के अनुसार आजादी और नव जागरण से आए विचारों को सही प्रभाव हमारे बाहरी आचरण अर्थात राजनीति और साहित्य पर तो पड़ा, परंतु जीवन पर नहीं। हमारे परिवारों में सामंती पारंपरिक जीवन मूल्य ज्यों के त्यों चलते रहे और अपनों से टकराने से बचने के लिए परिवार के मूल्यों को हमने ज्यों का त्यों बनाए रखा। नए विचार घर की चार दीवारी से बाहर ही जीवन को छू सके, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन पुराने ढर्रे पर चलता रहा। यह चर्चा हम आधुनिकता या नएपन की करते रहे। नएपन से हमारा रिश्ता जिज्ञासा का तो रहा,
परंतु उसे परख कर जीवन में उतारने का नहीं बन सका। परिवार आज भी हमारे लिए सामाजिक जीवन की मूलभूत इकाई है और सभ्यता और संस्कार देने का काम यही इकाई करती है। लेकिन लेखक के मित्र का कहना है कि संयुक्त परिवार का टूटना इस कारण से गत 20 वर्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इससे जीवन में नए पल को अपनाने के अवसर बढ़े हैं। जीवन बदल रहा है। लेखक के यह पूछने पर कि गत 20 वर्षों की सबसे बड़ी भूल क्या है, तो लेखक का मित्र कहता है कि साहित्य और राजनीति के समाज सुधार की योजना को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। राजनीति में अवसरवादिता बढ़ी है, सिद्धांतहीनता आई है, जातिवाद का बढ़ना इसी का परिणाम है। लेखक 20 वर्ष की बात इसलिए कहता है क्योंकि यह लेख सन 1967 के आसपास लिखा गया। देश को आजाद हुए अभी 20 वर्ष ही हुए थे। लेख के अंत में लेखक कहता है कि उसकी अपनी जानकारियां भी गत वर्षों में बढ़ी है और विषय पर उसने पढ़ा और सोचा है, फिर भी उसके मित्र जैसी वैचारिक प्रतिबद्धता और परिपक्वता उसमें नहीं है। उसे लगता है मित्र उसकी सामाजिक आर्थिक सफलता को विशेष महत्व नहीं देता और ना ही अपनी असफलता का शौक बनाता है। कभी कभार अपनी असफलता उसके मित्र को चुभती जरूर है, क्योंकि उसने पूरी ईमानदारी से जीवन जिया है। लेख के अंत में निष्कर्ष रूप में लेखक कहता है कि उसके मित्र के अनुसार हम भारत में नए पद अर्थात आधुनिकता का समुचित स्वागत नहीं कर सके, क्योंकि पारिवारिक रूढ़िवादिता के कारण वैज्ञानिक सोच नहीं अपना सके। नए युवक ने हमें धार्मिक आस्था और विश्वास तो छीन लिए जिससे हमारा जीवन संचालित होता था, परंतु वैज्ञानिक चिंतन और मानवतावाद हमारे जीवन में स्थापित नहीं हो सकी। हम भटक गए और मनमाना व्यवहार करने लगे। जीवन में अनुशासनहीनता आ गई। नयापन हमारे जीवन में मात्र जिज्ञासा का विषय बन सका। धर्म और दर्शन की जगह चिंतन और व्यवहार ने नहीं ले सका। तो बच्चों, ये पाठ का सार जो था हमारा नए की जन्म कुंडली, एक इस पाठ का सार हमने यहाँ पर देखा। तो इसके आधार पर जो कार्यपत्रक है उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप उन प्रश्नों को हल करें और इसी के साथ हमारा आज का जो ये पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। इति शुभम।